रीबर्थ ऑफ माई लॉयल किंग। एपिसोड 4। ओस की बात सुन तिमिर के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। वो उसकी तरफ पलटा और वापस उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, गुड डिसीजन जेलबर्ट, और जल्दी तुम्हें इसका फल भी मिलेगा, बस रेडी रहना। वो इतना बोल वहां से निकल गया और यहाँ ओस वहीं पर जमीन पर बैठकर रोने लगी। सच में उसके साथ जो हो रहा था ये न सिर्फ उसके शरीर को दिक्कत दे रहा था, बल्कि उसे अंदर तक तोड़ रहा था। जो चीज उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी, तिमिर से शादी करने के बाद उसके साथ हो सब कुछ हो रहा था। उसने अपनी पहचान खो दी, अपने अपनों की नजरों में गिर गई। उसने अपनी दुनिया छोड़ दी, अपनी वर्जिनिटी छोड़ दी और अब अपने परिवार से नफरत की हकदार बने जा रही थी, सिर्फ तिमिर की वजह से। पर फिर भी वो मजबूर थी, लाचार थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि न सिर्फ उसका शरीर बल्कि उसका दिमाग भी तिमिर के कंट्रोल में था, जो वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। हाँ, ओस कमजोर नहीं थी, पर जैसा असर तिमिर ने उसके ऊपर डाला था वो बस डरने लगी थी उससे, और शायद इस डर को मिटाने में थोड़ा वक्त लगना ही था। फिलहाल जो हो रहा था इसमें तो ओस का डर मिटना नामुमकिन सा था, पर आगे क्या होना था इससे वो खुद भी अनजान थी। यहाँ दूसरी तरफ तिमिर कमरे से बाहर निकला और उसने किसी को कॉल लगाते हुए ही अपने कदम बढ़ाए रखे और बोला, हाँ अर्हित, जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। कल बनारस में, और फिर वो पता नहीं उसे क्या बताने लगा। अर्हित भी उसकी बातें आराम से सुनने लगा। तिमिर ऐसे ही वहीं पर घूमते घूमते बातें कर रहा था, और करीब 10 मिनट बाद उसने कहा, जो बोला है ध्यान रहे, अगर कोई भी गलती हुई तो पहला शिकार तुम बनोगे, उसके बाद कोई। और तिमिर की बात सुन सामने से अर्हित की आवाज आई, भाई तुम हर बार मुझे क्यों डराते हो? मैंने क्या किया है? मैं तो तुम्हारा हर बार साथ देता हूं ना, फिर भी। उसकी बात सुन तिमिर ने कहा, ठीक है, अभी इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं। फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो अब सुबह ही फ्लाइट है, तो मैं सुबह बनारस के लिए निकल जाऊंगा बस। और उसने कहते ही फोन रख दिया। सामने से अर्हित, जिसने तिमिर की ये बात सुनी, उसके चेहरे पर एक हल्के से स्माइल आ गई, पर वो खुद में ही बुदबुदाया, सही है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत नहीं है, पर इन सबके बीच एक मासूम को हथियार बनाना, क्या ये सही रहेगा? क्या ओस को पता भी है कि उसका तुमसे रिश्ता क्या है? पता नहीं। यहाँ भवन में तिमिर सारा दिन अपने काम में बिजी रहा। वो अपना स्केचबुक लिए यहाँ वहाँ घूम रहा था, क्योंकि उसने एक स्कूल के साथ कॉलैब किया था, जिसमें उसे बच्चों के लिए कुछ स्केच रेडी करने थे जो उनके काम आ सके, उनके ड्राइंग के पीरियड के लिए काम आ सके। और तिमिर ने इस चीज के लिए खुद हाँ कहा था। उसकी सारी स्केच रेडी हो चुकी थी, बस एक स्केच बाकी रह गया था जो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बनाए। हर चीज तो वो बना ही चुका था, सोशल इश्यू को लेकर, बच्चों की इमेजिनेशन को लेकर, जानवर, सब कुछ तो वो कर चुका था, अब क्या बचा था? और वो यही सब सोचते हुए अपनी स्केचबुक हाथ में लिए यहाँ वहाँ घूम रहा था कि उसकी नज़र अचानक अपने कमरे पर चली गई और उसे एक आइडिया आया। वो उस कमरे की तरफ देखते हुए ही अपना स्केच बनाने बैठ गया, और स्केच खत्म होते होते उसे पूरा दिन लग गया। जब उसने उठकर टाइम देखा तो रात के 7 बजे बज चुके थे। तो वो खुद से ही बोला, एक स्केच बनाने में इतना टाइम लग गया, सच में ये तो रिकॉर्ड टूटा है। उसने अपना स्केचबुक बंद किया, वापस कमरे में आ गया। कमरे में जाकर देखा तो कमरे का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा बजाया तो 2-3 बार खटखटाने के बाद ओज ने आकर दरवाजा खोल दिया। तिमिर ने उसे देखा तो आंखें लाल थी, शायद वो रो रही थी। पर तिमिर को उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो चुपचाप कमरे के अंदर आ गया और एक बैग निकालकर उसमें अपने कपड़े रखने लगा। उसे ऐसे देख ओस कुछ भी नहीं बोली, पर वो जैसी वहां से जाने को पलटी कि तिमिर ने अपने कपड़े पैक करते हुए कहा, अपने कपड़े भी इसी में डाल दो, हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे, बस छोटा सा काम और काम खत्म, ठीक है? वो जैसे बोल रहा था उसकी बातें सुनकर भी ओस को इरिटेशन हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये लग रहा था कि तिमिर की हर बात उसके सीने में चुभोने के लिए थी। वो कुछ भी नहीं बोल पाई, बस जैसा तिमिर ने कहा वैसे वो अपने कपड़े और जरूरी सामान बैग में रखने लगी। कुछ देर में उसने बैग पैक किया और दोनों नीचे चले आए। खाना वाना खाया और दोनों वापस कमरे में आ चुके थे। इस बीच ओज ने तिमिर से कोई बात नहीं करी थी, क्योंकि उसे एक अलग से नफरत हो रही थी तिमिर से। वो उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती थी, पर ये उसकी मजबूरी थी कि उसे ये करना पड़ रहा था। वो जाकर जैसे ही बिस्तर के ऊपर लेटी कि अचानक उसे कुछ फील हुआ। उसने अपने पीछे तुरंत मुड़कर देखा तो तिमिर बैठा था। वो एकदम से उठाते हुए बोली, तुम कब आए? क्योंकि ये बहुत जल्दी हुआ था। अभी कुछ देर पहले तो तिमिर उसके पीछे ही चल रहा था और अब वो उसके बेड पर था और उसे ऐसे देखे तिमिर एक इविल स्माइल के साथ बोला, तू जहां जहां चलेगी मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया।
वो जैसे ये गाना गा रहा था, ओज ने एकदम से अपने कानों पर हाथ रख लिया और जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़कर वो लेट गई और उसे ऐसे देखे तिमिर को हंसी आ गई। बट ये हंसी भी डरावनी थी, या शायद तिमिर को ये सब नहीं आता था। वो जानबूझकर ओज को परेशान करने के लिए ये सब करता रहता था। रात ऐसे ही बीती। अगली सुबह तिमिर और ओज दोनों बनारस के लिए फ्लाइट पकड़ चुके थे। करीब 2 घंटे बाद दोनों बनारस पहुंच चुके थे। तिमिर अक्सर यहाँ आया करता था और ये उसकी फेवरेट जगह थी, उसकी पहली पसंद, जहां वो सबसे पहले आना चाहता था। इसीलिए यहाँ पर उसने अपने लिए एक घर भी खरीद रखा था। खूबसूरत सा घर जो दिखने में जितना खूबसूरत था अंदर से उतना ही सुकून देने वाला था। वो दोनों सीधा तिमिर के घर पर ही गए, जहां घर के बाहर लिखा था तिमिर धनराज गिल, यानी ये भी तिमिर का घर ही था, जिसका नाम भी तिमिर धनराज गिल था। तिमिर मत चुपचाप अंदर चला आया और उसके पीछे ही ओज भी। कुछ नौकर वहां पर साफ सफाई के लिए हमेशा रहा करते थे और तिमिर ने शायद उन्हें पहले ही बता दिया था कि वो लोग आने वाले हैं, तो उन्होंने पहले से सारा इंतजाम कर रखा था। दोनों घर के अंदर गए तो ओस पूरे घर को अच्छे से देखने लगी। सच में ये घर कितना खूबसूरत था। वो ऐसे ही घर को देखते हुए गुदगुदाए, उदयपुर में भी घर और बनारस में भी, पर दोनों में रात दिन का फर्क है क्यों? और उसकी बात तिमिर ने भी सुन ली। वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसके कान में धीरे से बोला, मैं राजस्थान में जन्मा बनारस का खून हूँ। जैसे ही ओज ने ये सुना वो एकदम से डरकर पीछे हट गई, क्योंकि अचानक से तिमिर पास आकर के कान में बोलना उसे डरा गया। उसने मुड़कर तिमिर को देखा और गहरी सांस लेने लगी। तिमिर ने एक इविल स्माइल के साथ उसे देखा और वैसे ही बोला, यू आर वेरी वीक जेल बर्ड। ओज कुछ भी नहीं बोल पाई और वहां पर एक नौकर ने आते हुए कहा, तिमिर बाबा, आपका कमरा तैयार है और आप दोनों एक ही कमरे में रहेंगे या? उसका सवाल सुन तिमिर ने उस नौकर की तरफ देखा और बिना किसी भाव के बोल, वी आर हस्बैंड वाइफ, तो ऑफकोर्स एक ही कमरे में रुकेंगे, या आपका कोई और प्लान है? बेचारा नौकर क्या ही बोलता वो, इसलिए चुपचाप वहां से चला गया और तिमिर जबरदस्ती ओज का हाथ पकड़े अपने कमरे में ले आया। ओज ने यहां आकर देखा तो इस कमरे के पीछे की तरफ कोई रास्ता ही नहीं था, मतलब कोई दरवाजा ही नहीं था, सिर्फ पर्दे लगाए हुए थे और पीछे गार्डन था जहां से कोई भी आया जा सकता था। उसने हैरानी से तिमिर की तरफ देखा तो वो बोला, ये दिखाने के लिए लाया हूं, जाना चाहो तो जा सकती हो, बस अपनी गर्दन बचा के। ओज अच्छे से समझ रही थी वो क्या कहना चाहता है। उसने गहरी सांस ली और जैसे ही बाथरूम की तरफ बढ़ने को हुई कि इतने में तिमिर बोला, आधा घंटा। ओज ने पलटकर उसकी तरफ देखा तो वो बोला, आधे घंटे बाद तुम अपने पिता के सामने होगी और बस 40 मिनट बाद उनके चेहरे पर तुम्हारा हाथ, ऊप्स, तुम्हारा थप्पड़ होगा, याद है ना? ओज ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चली गई। वो धीरे धीरे पूरा कमरा देख रही थी। कमरे की दीवारें, चादर, कवर, पर्दे सब वाइट थे और एक सुकून भरी शांति थी। अब ये शांति अपने शहर लौटकर आने की थी या इस कमरे की, ये उसे भी नहीं पता था। उसके दिमाग में फिलहाल जो सबसे बड़ी चीज चल रही थी वो कि तिमिर की वो बात। उसे अपने पिता को सबके बीच में थप्पड़ मारना था, जो शायद हो ना भी कर पाए, पर अगर नहीं करती तो सबको खो देती, और करेगी तो अपने पिता की नज़र में क्या रह जाएगी। यही चीज उसके दिमाग में शोर बनकर घूम रही थी। उसे ऐसे देख तिमिर ने आराम से बाहर में जाते हुए कहा, सोचना है तो सोचो, पर 40 मिनट बाद मुझे तो एक थप्पड़ की आवाज अपने कानों में चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक थप्पड़ की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ेगी, जो किसके गाल पर पड़ा है ये मैं डिसाइड करूंगा। क्या क्या हो जाएगा और तुम सोच भी नहीं पाओगी। उसने बाथरूम की तरफ इशारा किया तो ओस चुपचाप बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो भारी मन से रेडी होकर बाहर आई। उसने आज साड़ी पहनी थी, इतने दिनों बाद महादेव के दर्शन जो करने वाली थी, और आज भी सिंपल। आज तो मांग में सिंदूर ही नहीं भरा था, बस गले में मंगलसूत्र था। जब तक वो रेडी होकर आई शायद तिमिर भी दूसरे रूम से रेडी होकर आ चुका था, और आज तिमिर को देखकर ओज एक पल के लिए हैरान रह गई। तिमिर ने केसरिया रंग का शर्ट पहना था ब्लैक पेंट के ऊपर, और सच में वो क्या गजब ढा रहा था। हाथों में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, बालों को बस ऐसे ही बिखरा हुआ छोड़ रखा था और हाथों से संभाल रखा था। उसे ऐसे देख ओज ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और तिमिर उसके सामने से होकर बाहर निकलते हुए बोल, जल्दी करो, और वो बस बाहर निकल गया। तो ओज को ये बड़ा अजीब लगा, क्योंकि तिमिर उसके पास आए और बिना उसे छुए या उसे कोई बात बोले चला जाए, ये तो सच में 8वां अजूबा था। पर वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी, क्योंकि वो कुछ ऐसा करने जा रही थी जिसमें शायद उसकी रूह बाहर निकल आए। बनारस, लोग यहाँ की खूबसूरती की मिसाल ही दे सकते हैं, क्योंकि शिव की नगरी कितनी खूबसूरत है ये ऐसे बयान करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यहाँ पर शोर सुनाई दे रहा था,
घंटियों का, आरती का, भजन का, पंछियों की चहचहाहट का और लोगों की बातों का। एक अलग सी धूप की खुशबू आ रही थी हर जगह से और बस यही माहौल इतना खुशनुमा होता चला जा रहा था कि क्या कहे। और इसी माहौल के बीच 80 घाट पर तिमिर और ओज दोनों खड़े थे। उनके आसपास काफी सारे लोग थे जो इस वक्त इतनी देर से बात कर रहे थे। स्कूल के साथ कोलैब किया था, वो बनारस का एक छोटा सा सरकारी स्कूल था और तिमिर वहां पर बच्चों को पेंटिंग सिखाना चाहता था, पर वो खुद उदयपुर में रहता था इसलिए वो ये नहीं कर सकता था। तो उसने ये किया, वो यहाँ पर उन बच्चों से आज मिलने आया था और अपने स्केच बुक वो स्कूल के हवाले करने आया था और आज फिर से उसके लिए एक सम्मान समारोह रखा गया था। सच कहूं तो तिमिर की जितनी इज्जत उदयपुर में थी उससे कई ज्यादा बनारस में थी। वो बिल्कुल सही कहता था कि मैं राजस्थान में जन्मा बनारस का खून हूँ। वो लोगों से बातें कर रहा था और ओज यहाँ वहां देख रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके पिता उसके सामने ना आ जाए। अगर वो उसके सामने आ गए तो उसे वो करना ही पड़ेगा जो तिमिर कराना चाहता है, पर अगर वो सामने ही ना आए तो ये होगा ही नहीं। वो यही सोचते हुए बस बच रही थी कि अचानक किसी ने पीछे पर जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। ओज एकदम से डर कर पलटी तो पीछे पूर्वी खड़ी थी, उसके बचपन की दोस्त। उसे देखते ही ओज एकदम से उसे गले लगाते हुए बोली, पूर्वी। और पूर्वी भी उसे कसके गले लगाते हुए बोली, ओज हमें तो लगा था हम तुझे फिर से कभी देखेंगे नहीं, पर तू फिर से हमारे पास है, हमारे सामने कितनी प्यारी लग रही है तू। ओज ने उसे अलग करते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तुमसे क्यों नहीं मिलेंगे, शादी हुई है हमारी, मरे नहीं है। और पूर्वी उसकी बात सुनकर हंस दी। उसे हंसते देख ओज के दिमाग में एक आइडिया आया। वो उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए बोली, पूर्वी हमारी एक मदद करेगी प्लीज, मना मत करना। पूर्वी जिसे उसकी बात समझ में नहीं आई वो जल्दी से बोली, तेरी मदद हम क्यों नहीं करेंगे, बोलना क्या हुआ। ओज ने उसके हाथों पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, पूर्वी प्लीज बस कैसे भी करके पापा को मुझसे दूर रख, बस कोशिश कर कि वो मेरे सामने ना आए या मुझसे बात करने की कोशिश ना करें, प्लीज मेरी ये हेल्प कर दे। पूर्वी उसे असमंजस में देखने लगी, भला ये कैसी मदद है, और उसकी आंखों में सवाल देख ओज भी समझ गई। वो जल्दी से बोली, मैं तुझे जल्दी ये सब समझा दूंगी, फिलहाल बस मेरी इतनी मदद कर कि पापा मेरे सामने ना आए, वो मुझसे बात करने की कोशिश ना करें प्लीज। पूर्वी ने बस हाँ में सिर हिला दिया। वो जानती थी ओज के ये करने के पीछे जरूर कोई वजह होगी, इसलिए उसने भी मना नहीं किया। उसने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तू फिक्र मत कर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आशुतोष काका तुझे ना मिले, ठीक है, और तू बता जीजाजी कहाँ पर है। उसकी बात सुन ओज को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो क्या कर सकती थी। उसने जब इधर उधर देखा तो तिमिर उसे कहीं पर भी नहीं दिखा। वो खुद में ही शांत होते हुए बोली, यहाँ नहीं है बस। पूर्वी एकदम से बोली, क्या? तो ओज ने ना में सिर हिलाया और बोली, कुछ नहीं, तू जा और देख पापा कहाँ है, और उन्हें हमसे दूर रख प्लीज। पूर्वी वहां से चली गई, पर अभी वो गई ही थी कि ओज को पीछे से तिमिर की आवाज आई, ओज देखो कौन तुमसे मिलने आया है। ओज ने एकदम से पलटकर देखा तो हैरान रह गई। तिमिर के साथ आशुतोष जी खड़े थे। ओज के चेहरे की हवाएं उड़ चुकी थी। वो डर लिए कभी तिमिर को देखती तो कभी आशुतोष जी को। उसे लगा नहीं था कि आशुतोष जी तिमिर के साथ आएंगे। वहां पर काफी सारे लोग थे जो तिमिर से मिल रहे थे और तिमिर के साथ इस वक्त आशुतोष जी थे। तिमिर ने अपने हाथ के इशारे से ओज को अपने करीब आने का इशारा किया। ओज के कदम वही अपनी जगह पर जम चुके थे। वो कांपते कदमों के साथ धीरे धीरे तिमिर की तरफ बढ़ने लगी और आशुतोष जी और तिमिर के सामने जाकर खड़ी हो गई। तिमिर ने अपने हाथ में पहनी घड़ी में देखते हुए कहा, आधे घंटे से ऊपर का वक्त हो गया, बस 5 मिनट बाकी है, हमें निकलना है, तो अपनी डैड से थोड़ी देर बात कर लो, फिर हम चलते हैं। और उसकी बात का मतलब ओज को साफ साफ समझ आ गया था कि वो क्या कहना चाहता है। उसने भरी नजरों से अपने पिता को देखा तो वो बोले, खुश हो ये जानकर अच्छा लगा, पर अभी भी हम भूले नहीं हैं कि तुमने क्या किया है, इसलिए गले लगने की या फिर कुछ भी बोलने की कोशिश मत करना। ओज चुपचाप उन्हें सुन रही थी और आशुतोष जी बोले, घर आकर अपनी माँ से मिल लेना, उन्हें अच्छा लगे। अभी उन्होंने ये कहा ही था कि ओज ने अपनी मुट्ठियां कसके उसने एक नजर तिमिर की तरफ देखा तो तिमिर ने अपनी आंखों के इशारे से उसे सामने देखने को कहा। ओज ने सामने देखा तो वहां पर छोटी सी रूही का यानी 7 साल की बच्ची जो कुछ दूसरे बच्चे के साथ खेल रही थी। देखने में वो बड़ी प्यारी लग रही थी और ओज की नजर जैसे ही उस पर ठहरी उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसने एक जोरदार का थप्पड़ खींचकर अपने पापा के गाल पर जड़ दिया। उस पूरे 80 घाट पर अचानक एक शांति फैल गई, जो नहीं होना था वो हो गया। वहां पर कब से आ रही वो आवाजें रुक गई और सब हैरानी से कभी आशुतोष जी तो कभी ओज को देखने लगे।
आशुतोष का चेहरा एक तरफ झुक गया था। उनकी नजरें जरा सी उठी और उन्होंने हैरानी से या फिर कहूं सदमे में ओस की तरफ देखा, पर उसकी आंखों में आंसू थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वो लगभग अपने दांत पीसते हुए और रोकर बोली, क्या चाहते हैं आप मुझसे? जब भरोसा करना था तो बेइज्जत करके निकाल दिया। मुझसे ज्यादा किसी और पर, किसी और की तस्वीरों पर, उनके सबूत पर यकीन हो गया और अब मुझ पर फिर हक जमाने आए हैं। मुझसे रिश्ता जोड़ने आए हैं। चाहते हैं कि मैं वो सब भूल जाऊं? नहीं, कभी नहीं। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मेरी इस जिंदगी के पीछे, मेरे इस दुख के पीछे सबसे बड़ा हाथ आपका है, आशुतोष मित्तल। कभी नहीं भूलूंगी। उसने ये कहा और रोते हुए वहां से चली गई। यहाँ आशुतोष जी अभी भी सदमे में थे। उनकी काफी इज्जत थी यहाँ और उन्हीं की बेटी का उन पर हाथ उठा जाना ये बहुत बड़ी बात हो गई थी। सब आपस में कानाफूसी कर रहे थे और आशुतोष जी जो बस जमीन में नजर गड़ाए खड़े थे, उन्हें अचानक चक्कर आने लगे। ऐसा लग रहा था मानो सब धुंधला धुंधला हो गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। लोगों ने एकदम से उन्हें घेर लिया और उन्हें अस्पताल लेकर चले गए। यहाँ दूसरी तरफ ओज वहां से निकल चुकी थी। वो 80 घाट के दूसरे किनारे पर आ चुकी थी जहां इतने लोग नहीं थे। यहाँ वो अकेली थी। वो फूट फूट कर रोने लगी और अपने उस हाथ को देखने लगी जिस हाथ से उसने आशुतोष जी को थप्पड़ मारा था। उसने अपने हाथ को देखते हुए रोते हुए कहा, नफरत हो रही है मुझे खुद पर। मुझे पाल पोस कर बड़ा किया मैंने उन पर हाथ उठा दिया। कैसे कर सकती हूं मैं? ये गलत है, ये गलत है। और बोलते बोलते ही ओज ने अपना हाथ उठाया और वहां पर लगे त्रिशूल पर जैसे ही अपना हाथ मारने को हुई कि तिमिर ने आकर एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। ओज ने उसकी तरफ देखा तो तिमिर बोला, फिर से अपने शरीर को तकलीफ पहुंचाने की गलती करने जा रही थी। वो शरीर जो मेरा है, जानती हो ना इसकी सजा तुम्हें क्या मिल सकती है? ओज की आंखों में अभी भी आंसू थे पर चेहरे पर एक ना बता देने वाली नफरत और गुस्सा था। उसने एकदम से तिमिर से अपना हाथ छुड़ाया और उसके गाल पर एक कसके थप्पड़ रसीद किया। तिमिर का चेहरा एक और झुक गया। उसकी लाल आंखें धीरे से उठी और उन्होंने ओज को घूरा और वो एकदम से चिल्लाकर उसके सामने अपने उंगली करते दिखाते हुए बोली, यही से कहानी शुरू की थी ना तुमने? मुझसे मेरा परिवार, मेरी पहचान, मेरी आजादी, मेरी वजनिटी सब छीन लिया तुमने। तो अब फिर से मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है। अब बताओ क्या करोगे? मेरे परिवार को खत्म कर दोगे? मुझे मार दोगे? नहीं लगता तुमसे डर जो था, जिससे डर रही थी, वो सब कुछ तो छीन चुके हो, इसलिए अब मेरे पास डरने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं भी जानना चाहती हूँ कि इस थप्पड़ का अंजाम क्या होगा। तुम मुझे सजा देते रहे, सब कुछ करते रहे सिर्फ थप्पड़ की वजह से। तो अब करो मुझसे लड़ाई, अब जो कर सकते हो करो, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं जीना। तुम जैसे इंसान को देखना मुझे मंजूर नहीं। ओज रोते हुए बोल रही थी, पर तिमिर का चेहरा अभी एक तरफ झुका हुआ था। उसकी आंखों में इस वक्त कोई भाव नहीं था। कहना मुश्किल था कि उसे गुस्सा आ रहा है, वो शांत है, या उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वो बस अपने टेढ़ी नजरों से रोती हुई ओज का चेहरा देख रहा था, जिसके चेहरे पर लाचारी, बेबसी और बेहिसाब गुस्सा और नफरत थी तिमिर के लिए। और शायद सच में आज उसका डर खत्म हो चुका था, क्योंकि जो वजह थी उसके पास डरने की, वो सारी वजह तो तिमिर उससे छीन ही चुका था। रोते हुए ओज ने एकदम से तिमिर को धक्का दिया और वही पानी में कूद गई। तिमिर उसे चुपचाप देखता रहा जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। और ओज, जिसे शायद तैरना आता था पर वो तैर नहीं रही थी, उसका शरीर धीरे धीरे पानी के अंदर डूबता जा रहा था, पर तिमिर को अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस शांति से उसे अपने सामने डूबते हुए देख रहा था, जैसे उसे कोई लेना देना ही ना हो ओज के जीने या मरने से। यहाँ दूसरी तरफ आशुतोष जी को लेकर वहां के कुछ लोग जो उनके दोस्त हुआ करते थे, अस्पताल ले आए थे। डॉक्टर ने उन्हें हार्ट अटैक बताया था, क्योंकि उन्होंने इस चीज को बहुत गहराई से लिया था। ये चीज उनके दिलो दिमाग पर इतनी गहरी असर कर गई थी कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अपनी ही बेटी का इतने लोगों के सामने उन्हें थप्पड़ मार देना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनके बचने के चांसेस डॉक्टर ने काफी कम बता दिए थे, क्योंकि ये उनके दिलो दिमाग पर काफी गहराई से असर कर चुका था। आखिर में उनके दोस्त मंगल प्रसाद में उनकी पत्नी और दिव्यम को अस्पताल बुला लिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब आशुतोष जी का बचना मुश्किल है। बनारस ओज की जब आंख खुली तो उसने धीरे से अपना सिर उठाकर इधर उधर देखा और आंखें खुलते ही वो हैरान रह गई। ये एक ऐसी जगह थी जहां उसके खुद के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसके सिर के ऊपर बनी खिड़की से आई धूप उसके ऊपर पड़ रही थी, इसलिए वो खुद को देख पा रही थी, पर ये कौन सी जगह थी, क्या था, उसे कुछ समझ में नहीं आया था। आसपास सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ भी दिखाना ना के बराबर था। और अब जाकर ओज ने महसूस किया कि वो भी बैठी नहीं है, उसे बांधा गया है। हाँ,
ओज को चेयर पर बिठाकर उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। वो हैरान थी, ये क्या हो रहा है उसके साथ। उसे तो बस इतना याद था कि वो गंगा जी में कूदी थी, उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं पता। तो फिर वो यहाँ कैसे पहुंची? अभी उसके दिमाग में यही सारे सवाल चल रहे थे कि अचानक उसके सामने उस अंधेरे में स्क्रीन ऑन हुई और उस स्क्रीन पर चल रही वीडियो को देखकर ओज की आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। स्क्रीन पर अस्पताल की फुटेज चल रही थी, जहां डॉक्टर आशुतोष जी के वार्ड में खड़े थे और उनकी पत्नी रमा से कह रहे थे, आपको पता है ना आपके पति हार्ट के पेशेंट है। आपके पति को 2 बार माइनर हार्ट अटैक आ चुका है और इस बार ये मेजर है, हमें कैसे भी करके हार्ट ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा और अगर ये नहीं किया तो उन्हें बचाना नामुमकिन है। उनकी बातें सुन वो रोने लगी। हार्ट ट्रांसप्लांट जिसका खर्चा भी इतना था, और कौन देता है, कोई डोनर भी नहीं था। वो बस रोए जा रही थी और डॉक्टर ने कहा, देखिए रोना बंद कीजिए, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जल्द से जल्द किसी डोनर को ढूंढिए और बिल पे कीजिए। जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा उनके बचने के चांसेस उतने ज्यादा है, और जैसे वक्त गुजरता जाएगा उनकी हालत और खराब होती जाएगी। ओस की आंखों में ये वीडियो देखकर आंसू आ गए। अभी वो इस सच में से बाहर नहीं आई थी कि इस स्क्रीन के पास एक और स्क्रीन शुरू हो गई। उस स्क्रीन पर भी एक वीडियो चल रहा था, जिसमें कुछ लड़के आपस में बैठे बातें कर रहे थे और उन लड़कों में से एक लड़का बोला, यार हम ये कर तो रहे हैं पर फंस गए तो क्या होगा, मतलब रेपुटेशन जाएगी वो अलग। क्या करें यार, फेल हुए तो माँ बाप नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुन दूसरा लड़का बोला, देख भाई हम फंसे तो हमारे माँ बाप है इतने पैसे वाले कि हमें बचा लेंगे, पर हमें अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेना है। किसी ऐसे बंदे को फंसाना है जिसके पीछे कोई बोल ही ना पाए और उसको बेचारे को अपने ऊपर हमारे नाम लेने ही पड़े। उसके बाद सुन तीसरा लड़का बोला, मतलब ऐसा कौन होगा जो अपने ऊपर खुद इल्जाम लेगा। भाई बेवकूफ थोड़ी ना है, करियर खत्म हो जाते हैं लोगों के इस एक इल्जाम से। पेपर लीक ऐसा मैनेज नहीं होता। उसकी बात सुन वही पहला लड़का वापस बोला, लगा नहीं कोई इल्जाम लगा दिया जाए तो। उसकी बात सुन तीनों लड़के एक दूसरे को देखने लगे और फिर वो बोला, दिव्यम दिव्यम मित्तल, वैसे तो बाप की मिठाई की दुकान है, पर मुझे नहीं लगता वो लोग इतना खर्चा करके अपने बेटे को सही साबित करेंगे। यार मान ही लेगा, और दिव्यम जितना होनहार है इसलिए सबको यही शक जाएगा कि वो चीटिंग करके पास होता है, तो हम बच सकते हैं। उसकी बात सुन तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और उस वीडियो को देखकर ओस की आंखों में आंसू आने लगे। वो जानती थी ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। अभी तो वो इन दोनों स्क्रीन को बड़ी बड़ी आंखों से देख ही रही थी कि एक और स्क्रीन शुरू हो गई, और ये तीसरी स्क्रीन थी। उस स्क्रीन में रूही का यानी कि ओस की छोटी बहन वो बच्चों के साथ खेल रही थी और कोई उस पर नजर रखे हुए था। कोई औरत थी वो, और ये देखकर तो ओस का दिल जैसे दहल ही गया। बेचारी रूही का, वो तो छोटी सी थी, वो 7-8 साल की बच्ची, उसके साथ भी ये सब। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वो रोते हुए बोली, प्लीज बस करो, क्यों कर रहे हो ये सब। अब तो सब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है मेरे पास, प्लीज अब मत तोड़ो मुझे। वो बोल ही रही थी और उसके कानों में आवाज पड़ी, ऐसे कैसे खत्म हो चुका, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। ओज ने तुरंत अपनी नजर उठाकर उस तरफ देखा। तिमिर आराम से चले आ रहा था, उसके दोनों हाथ पॉकेट में थे और वो सिर्फ और सिर्फ ओस को देख रहा था। वो आकर ओस के पास रुका और बोला, मरना था ना तुम्हें, अब मर जाओ आराम से। देखो जो तुम चाहती थी वो हो रहा है। तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूं, तो वो तो हो ही रहा है। अब तुम आराम से सुकून के साथ मर जाओ। वो मुस्कुराया पर उसकी बातें सच में दिल को लगने वाली थी। ओज रोते हुए बोली, क्यों कर रहे हो ये सब। अभी उसने ये कहा ही था, उसकी बात भी पूरी नहीं हुई थी और तिमिर ने एकदम से उसके बालों को पीछे की ओर खींचते हुए कहा, अब भी सवाल है तुम्हारे मन में कि मैंने ये सब क्यों किया। अब भी मेरे मुंह से सुनना चाहती हो तो सुनो। जिस तिमिर धनराजगिल के सामने लोग नजर उठाकर नहीं देखते, उसे 3 बार थप्पड़ मार चुकी हो तुम, और इसके लिए तो मैं तुम्हें अपने सामने जीते जी मार देने की ताकत रखता हूँ। मबट रहम खाया है मैंने तुम पर कि तुम्हें जिंदा छोड़ा, पर तुम्हें तो मरना था ना, तो मर जाओ। देखो मेरा काम हो गया, तो अपना काम करो, मारो चलो मारो। वो बार बार एक ही चीज बोल रहा था और ओज रोते हुए बस उसे देख रही थी, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसे देखते हुए तिमिर ने उसके हाथ और पैर खोल दिए और बोला, लास्ट मोमेंट है तुम्हारा, उसके बाद तुम्हें भी वही जाना है और तुम्हारे परिवार भी तुम्हारे पीछे पहुंचा दिया जाएगा। थोड़ी सी देर में, बस घबराओ मत, कुछ चाहिए तो मांग लो, लास्ट विश होगी तुम्हारी। ओज ने वैसे ही कहा, क्या चाहते हो तुम, क्या करूं मैं, क्यों अंदर से मुझे तोड़ रहे हो, क्यों कतरा कतरा मुझे हिस्सों में बांट रहे हो।
अब तो सब कुछ हो चुका है जो तुम चाहते थे, वो हो रहा है। मेरा परिवार बर्बाद हो चुका है, मुझसे अलग हो चुका है, मेरे पास मेरा खुद का कुछ भी नहीं रहा। जो थप्पड़ मैंने तुम्हें मारे उसका बदला तुम ले चुके हो। प्लीज बस करो, सुकून से मरने दो मुझे, मत करो ये। वो बोल ही रहा था और तिमिर ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, ना, तुम मरोगी तो तुम्हारा परिवार भी खत्म होगा। अब मैं अपनी जुबान से तो पीछे नहीं हट सकता हूं ना। और वैसे थप्पड़ का बदला तो तुमसे लेना ही पड़ेगा। तुम्हें ये एहसास कराना पड़ेगा कि जिसके सामने तुम तनकर खड़ी होने की हिम्मत कर रही हो वो तिमिर धनराज गिल है, जिसके सामने लोग आवाज उठाते भी कांपते हैं, राइट। उसकी आवाज में एक अलग ही रुतबा था जो किसी के भी दिल में खौफ लाने के लिए काफी था। ओज उसके सामने बैठ गई और अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज प्लीज बस करो। क्या करूं मैं ऐसा कि तुम मेरी बात मान लो, मुझे माफ कर दो। उसने अभी इतना कहा था कि तिमिर एकदम से बोला, काबू, कंट्रोल चाहिए मुझे तुम पर, तुम्हारी सांस पर, तुम्हारी आवाज पर, तुम्हारे ख्याल पर, तुम्हारे ख्वाब पर। इतना कंट्रोल कि मैं कहूं तो तुम उठो, मैं कहूं तो तुम सो जाओ, मैं कहूं तो तुम सांस लो, मैं कहूं तो तुम मर जाओ। इतना कि मेरी आवाज सुने बिना तुम्हारा दिन ना हो, मैं ना कहूं तो तुम्हारी रात ना हो। मेरा इतना हक हो कि दो जिस्म और एक जान हो। मैं सोचूं तुम वही सोचो, जो मैं बोलूं तुम वही करो। मेरे अलावा तुम्हारी कोई दुनिया ना हो। कर सकती हो ये, बोलो। उसकी बात सुन ओज बस उसे देखने लगी। आंखों से आंसू बह रहे थे पर चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तिमिर जो बातें बोल रहा था वो कैसे मानी जा सकती थी। ये तो किसी सनकी की बातें थी। ओज उसे चुपचाप देख रही थी और तिमिर वहां से गया और पास में रखे पेपर उठाकर लेकर आया और उसके सामने उसके मुंह पर मारते हुए बोला, इन पेपर्स पर साइन करवाए थे मैंने तुम्हारे कि एक बच्चा देने के बाद तुम मुझसे आजाद हो सकती हो, यहां से हमेशा हमेशा के लिए जा सकती हो, पर तुमने मेरा ईगो हर्ट किया और अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ बंधी रहोगी, मेरी कैदी बनाकर, मेरी सांसों के जाल में, मेरे जिस्म की जंजीर बनकर। और ये एहसास तुम्हें पल पल होता रहेगा कि तुमने मुझे हल्के में लेकर कितनी बड़ी गलती की है। ओज मित्तल। ओज कुछ भी नहीं बोली, वो बस चुपचाप थी क्योंकि जानती थी अगर उसने कुछ भी कहा तो उसका एक लफ्ज और तिमिर का एक मूव काफी होगा उसके परिवार को बर्बाद करने के लिए। उसकी नजरें अभी तिमिर पर थी और तिमिर ने अपना फोन निकाला। उसने उसके सामने ही किसी से बात करते हुए कहा, छोड़ना मत, मैं जब तक ना चाहूं वो मरने नहीं चाहिए, पर जब मैं चाहूं तो उनकी जान निकलने में एक पल भी ना लगे। उसने ये कहा ही था कि ओज एकदम से बोली, मैं तैयार हूँ जिंदगी भर तुम्हारे साथ बंदी रहने के लिए, तैयार हूँ जैसे तुम रखोगे वैसे रहने के लिए, तैयार हूँ मेरे परिवार से दूर रहने के लिए। वो रुकी और बोली, उन्होंने कुछ नहीं जो किया है, जो किरा मैंने किया, तुम पर हाथ उठाना, तुम्हारे खिलाफ जाना, तुम्हें कमजोर समझना, तुम्हारे जाल में फंस जाना, सब कुछ मैंने किया है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, जाने दो उन्हें। तिमिर ओज को देख रहा था क्योंकि वो यही चाहता था, ओज को रोते गिड़गिड़ाते देखना, खुद अपनी मर्जी से उसका तिमिर को एक्सेप्ट करना, और ये हो रहा था। पर उसका गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। उसने एक एक नजर इधर उधर देखा और अपने हाथ में पड़े फोन पर ही कोई बटन दबाए और वहां की लाइट्स ऑन हो गई। ओज ने इधर उधर देखा तो ये सिर्फ खाली हॉल था, जहां पर 3-4 बड़े बड़े एलईडी टीवी लगाए हुए थे। ये वही टीवी थे जिसमें अभी अभी वो वीडियो देखे थे। उसने उन तीनों स्क्रीन की तरफ देखा और फिर तिमिर की तरफ देखा और तिमिर ने अपनी गर्दन जरा एक और मोड़कर कहा, अपनी बात से पलटना मत, क्योंकि अगर मैं अपनी बात से पलटा तो तुम नहीं पलट पाओगी। ओज कुछ नहीं बोली, पर फिलहाल थोड़ी सी देर पहले जो हुआ वो चीज उसके दिमाग पर इस कदर असर कर रही थी, वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकती थी। ओज वहीं बैठ गई और रोने लगी। उसने अपना सिर ऊपर कर लिया और रोते हुए बोली, सच में मुझे पैदा ही रोने के लिए किया है। हर बार कुछ ऐसा हो जाता है जो मैं नहीं चाहती। आपके पास आने की कोशिश की, आपने नहीं आने दिया। अपने परिवार को अपने सामने बर्बाद होते देख रही हूँ, उसे इंसान के साथ हूँ जिससे नफरत करती हूँ। अपने शरीर पर जहाँ किसी की छुअन नहीं चाहिए, वहां उस इंसान को खुद को सौंप रही हूँ जिससे नफरत करती हूँ। फिर कौन सा मकसद है जिसके लिए अभी तक जिंदा छोड़ा है आपने मुझे? मार क्यों नहीं देते? सबकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ना, मेरे परिवार की, मेरी, तिमिर की, सबकी। फिर जिंदा क्यों छोड़ा है मुझे? उसकी आंखों में आंसू थे। रोते हुए वो यही सब बोल रही थी। सच में जब से तिमिर ओस की जिंदगी में आया था, ओस की जिंदगी में सिर्फ आंसू ही आंसू आ गए थे। वो मुस्कुराई तक नहीं थी जब से उनकी शादी हुई थी। बस रोना, फिक्र करना, अपने परिवार के लिए तड़पना और तिमिर का दिया दर्द सहना, यही चीजें उसकी जिंदगी बन गई थी। पर क्या सच में यहीं पर उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी? उन्हीं चीजों के बीच या होने वाला था कुछ और जो बदल देगा उसकी पूरी जिंदगी। यहाँ दूसरी तरफ उदयपुर परफ्यूम अंपार में
जसवंत साहब एक चेयर पर बैठे थे और उनके सामने संयम खड़ा था। जसवंत साहब फिक्र जताते हुए अपने सामने पड़े उन पेपर्स को देखते हुए बोल रहे थे, सोचा था वसीयत बनाने के बाद तिमिर मेरे काबू में होगा, पर यहाँ तो तिमिर ही मेरी जिंदगी को बस में किए बैठा है। मुझे कुछ और करना होगा। उनकी बात सुन संयम ने गहरी सांस लेकर कहा, पर आप क्यों चाहते हैं कि तिमिर इस परफ्यूम अंपार को संभाले? आप जानते हैं ना वो इस चीज से, आपके बिजनेस से, इस कंपनी से कितनी नफरत करता है। जहां हो सके वो इस कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश करता है और आप हैं कि उसे ही सीईओ बनाना चाहते हैं। क्यों? उद्धरण चिन्ह। जसवंत सा ने एक नज़र संयम की तरफ देखा और बोले, 50 साल की मेहनत है मेरी इस कंपनी में, इसे यहाँ तक लाना आसान नहीं था। खून पसीना एक किया है, अपनी जवानी इसके पीछे बर्बाद की है, तब जाकर ये अंपार खड़ा हुआ है। इसे ऐसे ही किसी और को नहीं सौंप सकता, सिर्फ इसलिए कि इसका कोई वारिस नहीं है। मुझे अपना खून, अपने खून से ही वारिस चाहिए तिमिर, नहीं तो तिमिर की औलाद ही सही, पर इस अंपार को तो मेरा खून ही संभालेगा और ये वादा है मेरा। जसवंत सा की बातें सुन सयन बस चुपचाप उन्हें देख रहा था। वो मन ही मन बोला, वो इनसे नफरत करता है, इस बिजनेस से नफरत करता है, उसे सबसे कोई लेना देना नहीं, तो वो अपनी औलाद को भला इन्हें कैसे सौंपेगा? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि तिमिर चाहता क्या है। मुझे नहीं लगता वो अपनी औलाद को ऐसे ही जसवंत सा को दे देगा, पर अगर नहीं देगा तो वो ये सब कर क्यों रहा है? बनारस। तिमिर इस वक्त अपने घर की छत पर खड़ा था और अर्हित से बात कर रहा था। सामने से अर्हित उसे समझाते हुए बोल रहा था, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम ओस को तकलीफ क्यों दे रहे हो। हाँ जानता हूँ तुम्हारा एक मकसद था उससे शादी करने का, वो क्या है मुझे नहीं पता, पर उसी के हाथ से उसके पापा को थप्पड़ मरवाना ये सही था। वो सच्चाई नहीं जानती है, उनके लिए तो ये मरने बराबर हो जाएगा कि उसने अपने बाप पर हाथ उठा लिया। उसे थोड़ी ना पता है कि उसके असली बाप का मर्डर करने वाला और कोई नहीं, आशुतोष खुद है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पर तिमिर को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो आराम से बोला, जिस दिन उसको पता चलेगा कि आशुतोष मित्तल ने उसके परिवार के साथ क्या क्या किया है, उस दिन वो इस थप्पड़ को अपनी खुशनसीबी मानेगी। रही बात उसे तकलीफ देने की, तो मेरी जिंदगी में आई है तो तकलीफ तो भुगतनी ही पड़ेगी। अब अर्हित क्या ही बोलता। वो 2 पल रुका और बोला, तिमिर, आशुतोष से तुम्हारी दुश्मनी है, ये तो कोई इंसिडेंट था कि उसने ओस के साथ भी गलत किया है, और अगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया होता तो क्या तब भी तुम ओस के हाथ से उन्हें थप्पड़ मरवाते? हर दुनिया का सबसे अच्छा और अलग रिश्ता होता है बाप बेटी का, तुम ये कैसे कर सकते हो? तिमिर उसकी बात सुन उबते हुए बोला, पहली बात, वो दोनों बाप बेटी नहीं है। दूसरी बात, आशुतोष मित्तल बाप कहलाने के लायक नहीं। और तीसरी बात, ओस के लिए ये एक सजा थी जो उसे पूरी करनी थी, और अब तुम बकवास करना बंद करो और फोन रखो। उसने ये बोल बिना अर्हित की बात सुने फोन रख दिया, पर चेहरे पर न जाने कैसे भाव थे, न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो खुद में ही बुदबुदाया, जेलबर्ट, तुम्हारा इससे कोई मतलब हो या ना हो, पर मेरे लिए आशुतोष मित्तल मेरा गुनहगार है। वो मरेगा, जल्दी मरेगा। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। यहाँ दूसरी तरफ कमरे में शाम हो चुकी थी और अंधेरा लगभग होने ही वाला था, और उसे कमरे में दुल्हन की तरह सजी हुई थी ओस। हाथों में लाल चूड़ियां, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, 16 श्रृंगार और वो लाल जोड़ा। सच में वो कितनी खूबसूरत लग रही थी, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बालकनी के सामने खड़ी बाहर के उस नज़ारे को देख रही थी। जितना खाली आसमान था, उतनी ही खाली उसकी आंखें और उतना ही खाली उसका मन था। वो गहरी सांस लेते हुए जैसे ही पलटने को हुई कि किसी ने उसकी कमर पर हाथ रख लिया। ओस जानती थी ये कौन है, इसलिए वो बस शांति से खड़ी रही। पीछे से तिमिर ने उसकी गर्दन पर अपनी नाक फेरते हुए काफी सेनशुल वॉइस में कहा, मेरे साथ शादी करके खुश रहना, दिल में खुश होना, मेरे करीब होकर चेहरे पर मुस्कान होना, मेरी हर बात मानना, क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें छोड़कर ना चला जाऊं। हर वक्त मेरे सामने मेरे करीब होकर मुस्कुराते रहना, जब मैं ना रहूं तो बेचैन हो जाना, मुझसे डरना और मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करना, मेरी बीवी होने का फर्ज अदा करना और इन्हीं सारी खुशियों में खुश होना। वो एक पल रुका और उसके कान को चूमते हुए बोला, आज से यही तुम्हारी कैद है, जिसमें आज़ादी तो है पर तुम आज़ाद नहीं, हवाएं तो है पर खुलकर सांस लेने की आज़ादी नहीं। इस कैद में तुम सिर्फ मेरे सामने नहीं, हर एक के सामने, अपने आप के सामने, अपनी माँ के सामने और हर इंसान के साथ मेरे बीवी बनकर रहोगी, जो मुझसे कहीं अधिक नहीं है ना चाहती। गॉट इट जेलबर्ट? ओस कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो चुपचाप थी। ना चेहरे पर कोई भाव था, ना वो छूटने की कोशिश कर रही थी, ना हिलने की कोशिश कर रही थी। और तिमिर ने उसे पढ़कर एकदम से अपनी ओर पलटा।
उसने जैसे ही ओज को अपनी तरफ पलटा, उसकी कमर पर बांध वो मोतियों वाला कमरबंद एकदम से तिमिर की घड़ी में अटकर टूटा और उसके सारे मोती जमीन पर बिखर गए। ओज के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो रोकर उठी हो। उसने पूरा 16 श्रृंगार किया हुआ था सिवाय मेकअप के, उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाया हुआ था, पर फिर भी वो इतनी खूबसूरत थी कि क्या कहा जाए। तिमिर 2 पल उसके चेहरे को देखता रहा और फिर बोला, स्माइल नहीं दिख रही मुझे तुम्हारे चेहरे पर, मुझे वो तुम्हारे चेहरे पर हमेशा चाहिए जेलबर्ड। उसकी बात सुन ओज ने अपनी नजर उठाकर तिमिर के चेहरे को देखा और जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, पर उससे नहीं हो रहा था। वो जैसे ही मुस्कुराने के लिए अपने होंठ खोलने को हुई कि अचानक रोने लगी। उसने अपने होठों पर हाथ रख लिया और जैसे ही चेहरा फेलने को किया कि तिमिर ने उसे वापस अपनी तरफ पलट लिया। उसने ओज का हाथ उसके चेहरे से हटाया और बोला, ये आंसू तुम्हारे अंदर बहे तो ज्यादा कीमती रहेंगे, क्योंकि बाहर इनकी कोई कीमत नहीं है और मेरी नजरों में तो बिल्कुल भी नहीं। ओज अब भी कुछ नहीं बोल रही थी, वो चुपचाप बस तिमिर को देखे जा रही थी और तिमिर ने एकदम से उसे अपने और करीब कर लिया। ओज कुछ भी नहीं बोल पाई और तिमिर ने धीरे से अपने होंठ उठाकर उसके होंठ पर रख दिए। वो उसे किस करने लगा और ओज बस चुपचाप खड़ी थी। उसे जब तिमिर का हाथ अपनी कमर पर महसूस हुआ जो कसता जा रहा था, तब जाकर उसने अपने हाथ उठाए और धीरे से उन्हें तिमिर के गले पर रख लिए। वो भी उसका साथ देने लगी, शायद जबरदस्ती में ही सही, पर वो उसका साथ दे रही थी। तिमिर काफी देर तक उसके होठों को किस करता रहा। तिमिर ओज के होठों को लगातार चूमे जा रहा था, कभी उसके अपर लिप को बाइट करता तो कभी लोअर लिप को सक करता, और ओज उसका पूरा साथ दे रही थी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तिमिर ने धीरे से उसे एक लंबी पैशनेट किस के बाद आजाद किया और अपने होंठ उसके गले पर चलने लगे। ओज की हाइट तिमिर से काफी कम थी, इसलिए तिमिर को उसके ऊपर झुकना पड़ रहा था। वो लगातार ओज के गले पर चूमे जा रहा था और ओज बस गहरी सांसें ले रही थी। दोनों की धड़कनों का शोर पूरे कमरे में था। एक साइड थे या कुछ और था, ये कहना मुश्किल है। ओज लगातार बस गहरी सांस ले रही थी। उसके हाथ तिमिर के बालों में घूमे जा रहे थे और तिमिर जिसके होंठ तो उसकी गर्दन को चूम रहे थे, पर हाथ उसके पूरे शरीर को सहला रहे थे। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद तिमिर ने एकदम से ओज को अपनी गोद में उठा लिया। ओज ने धीरे से उसके गले में अपनी बाहें डाली। नजरें तिमिर की नजरों से मिली हुई थी, जैसे बस अब झुकना नहीं चाहती थी। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे और तिमिर ने ले जाकर ओज को बेड पर लेटा दिया। वो खुद भी उसके ऊपर आ गया और धीरे से उसके ऊपर लेटते हुए उसकी चूड़ियां, उसका हार, उसके झुमके सब निकाल दिए। आज तिमिर का धन कुछ अलग था, पर ओज को इससे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये सब उसके लिए तो गलत ही था। उसे तिमिर की छुअन से भी नफरत करती थी, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और आज सच में तिमिर की छुअन में कुछ तो अजीब था, जो हमेशा होता था वो नहीं। उसने धीरे धीरे ओज के सारे गहने उतार दिए और उसके शरीर से उसकी साड़ी का पल्लू भी अलग कर दिया। ओज उसके सामने हाफ नेक्ड लेटी हुई थी और उसे इस हाल में देख तिमिर ने एक बार फिर उस पर दीवानों की तरह किसेस की बरसात कर दी। वो उसे हर जगह चूमे जा रहा था, बस उसे पा लेना चाहता था। धीरे धीरे वक्त के साथ तिमिर ने ओज के और अपने कपड़े भी निकाल दिए और एक बार फिर दोनों एक थे, सिर्फ जिस्म से, क्योंकि दिलो दिमाग में क्या था ये सब जानते थे। और उस रात काफी देर तक ओज की सिसकियां की आवाज उस कमरे में शोर करती रही। अगली सुबह जब ओज की आंख खुली तो तिमिर उसे कसके गले लगाए हुए सो रहा था। दोनों के कपड़े जमीन पर थे और दोनों को बस पतले से ब्लैंकेट में ढक रखा था। ओज की आंख खुलते ही नजरें सीधा तिमिर पर गई, जो अभी भी सो रहा था। चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, उसने काफी कसके पकड़ रखा था उसे। ओज उसे देख मन ही मन सोचने लगी, क्या वो मारकर, झगड़कर, लड़कर, भागकर तिमिर से आजाद हो सकती थी? नहीं, वो एक खूनी था, एक खूनी जिसने कई सारे लोगों को मार दिया था। वो ऐसा इंसान है जो कुछ भी करने से पहले डरता नहीं। उसने उसी के परिवार से उसे अलग कर दिया। उसके परिवार वालों की नज़र में न सिर्फ उसे गलत साबित कर दिया, बल्कि उनके दिलों में उसके लिए नफरत भी भर दी। क्या ऐसे इंसान से वो लड़ झगड़ कर बच सकती थी? नहीं, ये नहीं हो सकता था। और यही सब सोचते सोचते ओज के दिमाग में जसवंत सा की बात आ गई। तिमिर से सिर्फ तिमिर ही तुम्हें बचा सकता है। पर यही सोचते हुए वो तिमिर का चेहरा देखने लगी, जिसके चेहरे पर नींद में एक सुकून था। वो फिर से धीरे से बुदबुदाई, खुद की जिंदगी में सुकून भरकर किसी और को बेचैन कर देने में मजा आता है तुम्हें, पर यह वादा है मेरा तुमसे कि तुम्हें तुम्हारी हर गलती का एहसास कराऊंगी। तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हारे सामने तुम्हारी होकर मैं तुम्हें गलत साबित करूंगी। तैयार हो जाओ, अब तक खेल तुमने खेला था, अब मेरी बारी।
वो यही सोचते हुए चेहरा पलटकर बालकनी की तरफ देखने लगी, जहां सिर्फ पर्दे लगे थे, कोई दरवाजा नहीं था। अभी तो सूरज भी नहीं निकला था और पता नहीं कहां से भजन कीर्तन की आवाजें, शंखनाद की आवाजें आ रही थी और धूप की खुशबू घर के अंदर तक आ रही थी, जो पूरे घर को महका रही थी। वो जैसे ही उठने को हुई और तिमिर हल्का सा कसमसाया, वो समझ गई कि वो उठने वाला है। और तिमिर की जैसे ही आंखें खुली, सबसे पहले उसकी नजर ओस पर गई, जिसकी आंखें अभी भी खुली थी और वो तिमिर को ही देख रही थी, चुपचाप। और इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। ओज एकदम से उठकर बैठ गई, पर उसने अपने सीने तक ब्लैंकेट ले रखा था। उसने जमीन पर पड़े अपने कपड़ों की तरफ देखा। रात को तो उसने एक लाल जोड़ा पहना था, पर फिलहाल वो इस हालत में नहीं था कि वो उन्हें पहन सके। उसने एक नजर तिमिर को देखा और तिमिर बिना कुछ बोले खड़ा हो गया। उसने अपनी पैंट पहनी और जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक नौकर खड़ा था। उसने बिना इधर उधर देख सिर नीचे झुकाए हुए कहा, बाबा आप तैयार होकर आ जाए, हम आपके लिए नाश्ता लगा देते हैं, फिर आपको सुबह की आरती में शामिल भी होना होगा ना। तिमिर ने बस हाँ कहा और दरवाजा बंद करके पलट कर देखा तो ओज वहां नहीं थी, शायद बाथरूम में जा चुकी थी। वो और धीरे से बुदबुदाया, देखते हैं कौन जीतता है, तुम या तुम्हारा खेल। और वो भी बाथरूम में चला आया। ओज जो शावर के नीचे खड़ी थी, उसे पता नहीं था और अचानक उसे अपने कमर पर हाथ महसूस हुए। उसने एकदम से पलटकर देखा तो ये तिमिर था। वो उसे अपने करीब करते हुए बोला, ऐसे बार बार गायब मत हुआ करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी बात सुनकर भी ओज कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप जो वो कर रहा था उसे करने दिया। बनारस सुबह का वक्त था और तिमिर घर से निकल चुका था। बनारस की इन पतली सी गलियों में वो कोई घर ढूंढ रहा था। हर जगह से अगरबत्ती, धूप की खुशबू आ रही थी, आरती की आवाज आ रही थी, भजन चल रहे थे। कहीं से गर्मा गर्म बनती जलेबियां और समोसे की खुशबू आ रही थी। लोगों की चहल पहल लगी ही हुई थी, कोई काम की ओर जा रहे थे, कई दुकानें खुल चुकी थी, कई दुकानें खुल रही थी। और इन सब के बीच तिमिर आकर एक दरवाजे के सामने रुका। ये लकड़ी का दरवाजा और इस पर बना नक्काशी का काम बता रहा था कि यह घर शायद बेहद पुराना था। तिमिर ने जाकर उस दरवाजे पर लगी उस कड़ी को बजाया और अंदर से कोई बुजुर्ग सी कांपती आवाज आई, कौन है? और तिमिर ने वैसे ही कहा, तिमिर। इसकी आवाज सुन अंदर से किसी ने दरवाजा खोला और सामने एक बुजुर्ग औरत थी, उम्र कोई 70 के करीब होगी। वो एक सफेद साड़ी में थी, चेहरे पर झुर्रियां, चलने के लिए लाठी ले रखी थी, बाल सफेद हो रखे थे और कमर हल्की झुकी हुई थी। वो तिमिर को देखते ही मुस्कुराई और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए खुश होकर बोली, तिमिर, आखिरकार तुम्हें वक्त मिल ही गया मुझसे मिलने का। मुझे तो लगा था हर बार की तरह जैसे आते हो वैसे ही मिले बिना चले जाओगे, पर तुम्हें याद आ ही गई मेरी। उनकी बात सुन तिमिर ने उनका हाथ थाम लिया और बोला, अब अंदर आ जाऊं। मुस्कुराई और तिमिर को अंदर ले आए। घर काफी छोटा था पर काफी प्यारा था। अंदर आते ही छोटा सा आंगन और बीच में लगा तुलसी घर और उसके बाद 3 कमरे थे। 3 कमरों के पास ही एक रसोई घर था और बस ये घर इतना ही था। उसी आंगन में एक तरफ हरसिंगार का पेड़ लगा था जिसके फूल अब भी आंगन में गिर रहे थे। सच में ये घर जितना छोटा था उतना ही प्यारा था। शायद वो औरत यहाँ अकेली रहती थी और तिमिर उस पूरे घर की तरफ नजरें दौड़ा रहा था और नजर अचानक वहां लगी एक बोर्ड पर चली गई जिस पर लिखा था, गायत्री देवी। हाँ, शायद उस औरत का नाम ही गायत्री देवी था। वो तिमिर का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई और उसे ले जाकर वहां रखे उस लकड़ी के सोफे पर बैठाते हुए बोली, बहुत वक्त हो गया, मेरी याद कैसे आए? उनकी बात सुन तिमिर वैसे ही बोला, एक और खून करने जा रहा हूं। जैसे ही गायत्री जी ने उसकी बात सुनी, वो 2 पल उसे शांति से देखती रही और फिर बोली, तुम अब भी उन चीजों को नहीं भूले? भूल जाओ सबको तिमिर, क्योंकि ये बदला लेना, खून खराबा, इनका अंजाम वही होता है जो आगे हो चुका है। खून करना, बदला लेना, इन सब का अंजाम अच्छा नहीं होता। ये तुम भी देख चुके हो। कब तक ये सब करते रहोगे और तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से वो लौट आएंगे? नहीं, इन सब से सिर्फ तुम्हें तकलीफ होगी। तुम हमेशा से खुद को तकलीफ देते आए हो और आगे भी तकलीफ खुद को ही दोगे। तिमिर ने अब अपनी आंखें चढ़ा ली और वैसे ही बोला, आपको यही सारी बातें करनी है तो मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये सब नहीं सुनना। वो उठकर जाने को हुआ कि गायत्री जी ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठाते हुए कहा, बैठ जाओ, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो वापस बैठ गया और प्यार से उन्हें देखने लगा तो वो बोली, मैं डरती हूँ तुम्हारे लिए तिमिर, जो कुछ भी जसवंत ने किया है उसके बाद भी तुम नहीं समझ रहे। देखा नहीं, उनसे उलझने का अंजाम तुम देख चुके हो। जो भी उनसे उलझा वो खत्म हो चुके हैं।
उनकी बात सुन तिमिर ने बिना किसी भाव के कहा, और मुझसे उलझने का अंजाम आप देख चुकी है। तिमिर की बात में ऐसा कुछ कथा कि गायत्री जी कहीं खो गई। कुछ पलों तक वो वैसे ही चुपचाप रही और फिर एकदम से अपना सर झटक कर बात बदलते हुए बोली, खैर वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे हो। मैंने तो पेंटिंग्स कब की छोड़ दी, तुम क्या कर रहे हो। बहुत से सम्मान समारोह हो रहे हैं तुम्हारे, पर तुम हो कि कभी मिलने तक नहीं आते, और आज याद आ गई। याद आई भी तो क्या बताने आए, कि खून करने आए हो किसी का। वो हल्का गुस्सा जताते हुए बोली तो तिमिर भी वैसे ही बोला, फिलहाल तो बच्चा पैदा करने की तैयारी कर रहा हूँ। उसने ये बिना किसी भाव के कहा जैसे कोई शर्म ही ना हो, और गायत्री जी हैरान रह गई। उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो वैसे ही बोली, बच्चा पैदा करना है, क्यों, कैसे। उनकी बात सुन तिमिर हल्का सा हंसा, और ये पहली बार था जब वो बिना किसी स्वार्थ के ऐसे निस्वार्थ होकर अपनी नेचुरल हंसी हंसा, पर यह भी बस 2 पलों के लिए ही था। सच में वो हंसते हुए क्या गजब लगता था। वो रुका और बोला, जसवंत श्री ने बच्चों की डिमांड की है तो देना तो पड़ेगा। अब खुद की आजादी की कीमत अगर बच्चा है तो वही सही। उसकी बात सुन गायत्री जी हैरान रह गई। वो उसी लहजे में बोली, और तुम उन्हें बच्चा उसे दे दोगे। सच में जो इंसान उन्हें अपना वक्त नहीं दे पाया, इतने सालों में माफी नहीं दे पाया, उन्हें मोहब्बत नहीं दे पाया, वो उन्हें अपना अंश, अपना हिस्सा दे देगा, कैसे। उनकी बात सुनकर भी तिमिर ने कुछ भी नहीं कहा। वो बस चुपचाप खड़ा हुआ और बोला, छोड़िए सब, मुझे अब चलना चाहिए, बहुत वक्त हो गया है। उसकी बात सुन गायत्री जी भी खड़े होते हुए बोली, अरे कहाँ, पहले ये तो बताते जाओ कि सब करोगे कैसे। बच्चे के लिए एक लड़की भी चाहिए होती है, शादी भी करनी पड़ती है, की है तुमने शादी। तिमिर उनकी तरफ पलटा और वैसे ही बोला, आशुतोष मित्तल की बड़ी बेटी से की है। जैसे ही गायत्री ने ये सुना उनकी आंखें बड़ी हो गई। वो 2 पल रुकी और कुछ सोचकर बोली, आशुतोष मित्तल की बेटी यानी तुमने उसे भी मोहरा बनाया है। तिमिर ने ना में सिर हिलाया और वैसे ही बोला, मैंने नहीं बनाया, वो खुद मोहरा बनी है। खैर चलता हूं अब। वो इतना बोल वहां से निकल गया और गायत्री जी बस देखती रह गई। यहाँ दूसरी तरफ तिमिर के घर पर सुबह से ओज रसोई में लगी हुई थी। पता नहीं क्यों वो अलग अलग तरह के खाने बना रही थी और उसने काफी कुछ बना लिया था। उसने राजमा चावल, दाल मखनी, पनीर की सब्जी, पूरी, खीर और पता नहीं क्या क्या बना रखा था। और जब तिमिर घर पर आया तो पूरे घर में अलग ही खाने की खुशबू आ रही थी। वो अंदर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोला, आज खुशबू अलग आ रही है, क्या बना है, ले आइए। बात करता हुए फिलहाल उसके चेहरे पर कोई स्माइल नहीं थी, और उसकी बात सुन वहां काम करने वाले नौकर भी मुस्कुरा दिए। उन्होंने लाकर खाना टेबल पर लगाया और एक तरफ खड़े होकर देखने लगे। उन्हें ऐसे अपनी तरफ देखते देखकर तिमिर बोला, सर्व कौन करेगा। और उसकी बात सुन पीछे से आवाज आए, मैं। तिमिर ने उस तरफ देखा तो ये ओज थी, और देखा तो क्या देखा, बस देखता ही रह गया। ओज ने साड़ी पहनी थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और साड़ी से मैचिंग चूड़ियां पहन रखी थी। सच में वो नई शादीशुदा लड़की लग रही थी। और वो तिमिर के पास आते हुए बोली, जब सारी जिम्मेदारियां निभा ही रही हूं तो ये क्यों नहीं, अपने पति के लिए खाना भी तो मुझे बनाना पड़ेगा, तो सोचा बना दूं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बड़ी खुशी से खाना बनाया हो। वो जैसे ही चम्मच उठाने को हुई कि इतने में तिमिर ने एकदम से उसका हाथ खींचकर उसे अपने गोद में बिठा लिया। वो 2 पल के लिए हैरान रह गई। उसके हाथ अपने आप तिमिर के कंधों पर आ गए थे और तिमिर वैसे ही उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, जिम्मेदारियां मुझ तक हो तब तक ठीक है, मुझसे आगे बढ़ाने की कोशिश मत करना। उसने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसे छोड़ दिया। ओज उसके छोड़ने पर खड़ी हुई और उसकी प्लेट में खाना परोसते हुए बोली, जब सब अपनाया है तो पूरे तरीके से ही अपना लेती हूँ, क्या पता हालात के साथ साथ तुम भी बदल जाओ। तिमिर ने उसे देख बस एक इविल स्माइल की और बिना कोई जवाब दिए खाना खाने लगा। ओज को लग रहा था कि शायद तिमिर को अब कोई सवाल नहीं करना है, पर यहाँ तिमिर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। यहाँ दूसरी तरफ उदयपुर में जसवंत सा के सामने 2 लोग खड़े थे और जसवंत सा उन दोनों को न जाने क्या समझ रहे थे। और एक लंबी बातचीत के बाद उन्होंने संयम को बोलकर पैसे मंगवाए। संयम जब वहां पर उनकी चेक बुक लेकर आया तो जसवंत सा ने अपनी पूरी चेक बुक पर साइन करके वो चेक बुक उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए 4 लफ्ज कहे, काम हो जाना चाहिए। उनकी बात सुन दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और बोले, काम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है। और वो वहां से चले गए। उनके जाने के बाद संयम ने जसवंत सा की तरफ देखते हुए पूछा, क्या करवाने जा रहे हैं आप इन दोनों से, और ऐसा कौन सा काम है जिसकी इतनी बड़ी कीमत दी आपने इन लोगों को। संयम की बात सुन वो गहरी सांस लेते होते हुए बोले, वक्त को काबू में करने की एक चाल चली है,
और हमें पूरा यकीन है इस चाल के बाद वक्त और तिमिर दोनों हमारे हाथ में होंगे। हमारी वसीयत का नाजायज फायदा उठाया था ना, अब इसी वसीयत में उलझ कर रह जाएगा। और वो अजीब ढंग से मुस्कुराए, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। उदयपुर में ही दूसरी तरफ आरवी और इनरा दोनों इस वक्त डाइनिंग हॉल पर थे और इनरा बस चुपचाप अपने सामने रखे खाने को देख रही थी। उसका हाथ अपने पेट पर था और उसे ऐसे देख आरवी ने अपनी आंखें चढ़ाकर कहा, इनरा जस्ट स्टॉप, डॉक्टर से बात कर चुके हैं हम, और तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो ये बार बार अपने पेट को छूना बंद करो। ये बस कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ठीक हो जाएंगे। दवाई लेती रहो और खाना खाओ चुपचाप अपना। इनरा ने उसे सिर उठाकर देखा और बोली, अगर मैं सच में प्रेग्नेंट होती तो तुम मुझे छोड़ देते। आरवी ने गहरी सांस ली और बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखते हुए बोला, पहली बात इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, और दूसरी बात तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, यहाँ पर सारी बातें खत्म हो जाती है, क्योंकि मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, ये तुम अच्छे से जानती हो, और तुम प्रेग्नेंट ना हो इसी में तुम्हारी भलाई है। इसके आगे इनरा क्या ही बोलती। वो चुपचाप आरवी को देखने लगी और मन ही मन बोली, क्या करूंगी मैं, डॉक्टर से तो जैसे तैसे करके झूठ बुला लिया, पर जब आरवी को सच्चाई पता चलेगी तब क्या होगा। कहीं वो बोलते बोलते रुक गई। उसके दिमाग में कई ख्याल चल रहे थे जिनके जवाब ना तो उसके पास थे ना सामने कोई देने को तैयार था, फिर भी वो इन सवालों से लड़ रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।